द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान। डॉक्टर साहब 1966 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। इस वक्त डेलवेयर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और काफ़ी अरसे तक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में रहे। और ब्रुकिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा थिंक टैंक है और ये 1916 में कायम हुआ था। डॉक्टर साहब अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि प्रोफेसर साहब के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के क्या हैं बड़े बड़े मसाइल कि आज हम जो हैं बिल्कुल बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंचे हुए हैं और आज हमारे पास अपने डिप्लोमेट्स को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। और टीवी पे लोग कह रहे होते हैं जी हमारे पास बिजली भी नहीं है, हमारे पास गैस भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी की वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं? सर, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वणकम। जो इंडिया से सुन रहे हैं, नमस्कारम उन सब के लिए। और आप सबको दावत है कि आइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शकील साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम लोग जो ये यूट्यूब पे शोज करते हैं, एक तो एक कि वी आर एबल टू ड्वेल्व, हमारे पास वक्त की ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता जिस तरह टेलीविजन के अंदर होता है। एंड वी हम उन्हीं मसलों पे बात करते हैं जो जिस पे हम बात करना चाहते हैं और जानते हैं। सो यू विल गेट एन इन डेप्थ एनालिसिस हियर मोर देन एनीवेयर एल्स। तो देखिए, मैं आपको पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हैज इट बिकम अ फेल्ड स्टेट। ये सवाल इज द क्वेश्चन जो आप जैसे फिक्रमंद लोगों को करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इज हेडिंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट और इज इट ऑलरेडी ए फेल्ड स्टेट। क्योंकि आपकी क्राइसिस इतने मल्टीपल क्राइसिस हैं एट मल्टीपल लेवल्स कि उसको नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम ए क्लाइमेट प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम ए डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम, या पाकिस्तान इज फेसिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम। वो सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि कहते हैं ना कि सर मुड़नाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई है। सो यू लाइक बहुत प्रॉब्लम्स है। तो वो एक सीरियस चीज है और जो लोगों को चाहिए कि इस सवाल को लेकर सीरियसली डिस्कशन करें, मतलब आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट। उसके बजाय ये आपके जो सबसे पॉपुलर और सपोजेडली द बेस्ट लीडर है, वो तो अपने ही मुल्क के, अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया। सो यू दैट इज एन एम्ब्लेमेटिक ऑफ योर प्रॉब्लम कि ये हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो एंडेमिक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का रहा है, मैं आई स्ट्रांगली बिलीव के आदमी को अपनी जो कैपेबिलिटीज, अपने डिजायर्स को अपनी कैपेबिलिटीज के हुदूद के अंदर रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरी तनख्वाह 10 रुपए है और किसी गाड़ी की कीमत 50 रुपए है, तो मुझे साइकिल से ही खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊं, मेहनत ज्यादा करूं, फिर वो गाड़ी खरीदूं या गाड़ी चुरा लूं, इसके अलावा और मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं। सो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज बीन एन एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम डे वन। हालांकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जो आधा हो गया लिटरली, राइट। तो जिस दिन मतलब मैं देख रहा था कि अगस्त में आप आज़ाद हुए, सितंबर में कश्मीर में घुस गए, और एंड दिस इज द टाइम व्हेन योर बेस्ट लीडर वाज इन चार्ज। ये मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में हुआ, उनके मरने के बाद नहीं, उनकी ज़िंदगी के दौरान ही ये कश्मीर वाला मसला शुरू हो गया। और वो भी व्हेन आई वेंट इनटू द डिटेल्स, मुझे पता चला कि वहां पे भी करप्शन था। अगर लूटमार नहीं करते तो शायद श्रीनगर भी मिल जाता, राइट, इफ यू रिमेम्बर द डिटेल्स ऑफ द फाइट। तो ये जो शुरू से ये जो मसला रहा है कश्मीर के पीछे जो आप लोगों ने दौड़ा है, इट हैज अलाउड यू टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द आर्मी,
जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज मुल्क के छीन ली है, डिस्प्रोपोर्शनली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स गया है आपके डिफेंस पे। छोटा सा मुल्क ने 4 जगहों में इन्वेस्ट किए हैं आपने। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर ओन पॉपुलेशन, इन्वेस्टिंग इन योर ओन एजुकेशन और वगैरह, ये सारी जंग मिलिट्री चीज़ों में वेस्ट किया है आपने जो टैलेंट है और नेचुरल रिसोर्सेस है, कि ये हद तक आ गए हैं कि आपके पास अब मेरे ख्याल से लेस देन 3 या 4 बिलियन डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं, एंड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग विच विल कॉज ए ह्यूज क्राइसिस इकोनॉमिकली, क्योंकि आइंदा लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप डिफॉल्ट करते हैं। सो दिस इज ए वेरी सीरियस थिंग। आपको पता है मैं हैदराबाद दक्कन से आता हूँ। हैदराबाद दक्कन एक शहर है जिसमें देर आर मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन पाकिस्तान। शहर में बात करें, आप छोड़ दें, डोंट कंपेयर विद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद को ले लें जो छठा शहर है इंडिया का, कहते हैं इट हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इट प्रोड्यूसेस मोर, उसमें हाई टेक इन्फोसिस वहां से आता है। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेस, आप लोगों ने मुल्लाओं को पाल रखा है। इतना एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के अलावा एक्सट्रीमिज्म, राइट नाउ यू आर एट वॉर विद 3 चैलेंजेस। एक तो टीटीपी है जो इंटरनल वो तालिबान है, फिर पड़ोसी तालिबान है, और अब ये तालिबान और बलूचिस्तान अब हाथ जोड़ रहे हैं। यू हैव एन इंसर्जेंसी प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 प्रोविंसेस। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान should have behaved like a developing nation focused on economic development, जिस तरह से इंडिया, चाइना, ईस्ट एशिया के साउथ कोरिया, जापान, ये सारे के सारे मॉडल्स बन सकते थे आपको। जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जिस तरह से उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी कितनी बदल दी, देखिए इट वेंट फ्रॉम बीइंग एन इंपीरियल पावर टू बिकमिंग ए प्रोफाउंड वेलफेयर स्टेट फोकस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर ना। तो इस तरह की चीजें आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू। मैं जब कोर्सेज ले रहा था, मुझे याद है कि मुझे बड़ी हैरत हुई थी ये पढ़ के कि 1960s में इजिप्ट एंड पाकिस्तान वेर बोथ कंसिडर्ड एज एशियन टाइगर्स। पता है आपको? जी जी। हांगकांग के साथ, हांगकांग और ये साउथ कोरिया के साथ इजिप्ट एंड पाकिस्तान वे कंसिडर्ड एज 4 ऑफ द एशियन टाइगर्स। अब हांगकांग को देख लें, वो तो खैर कब्जा हो गया, लेकिन आप साउथ कोरिया को देख लें, वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इट इज डेमोक्रेटिकली इट इज रेटेड इवन बेटर देन द यूएस। और इजिप्ट और पाकिस्तान देखें जिसमें फौज का इतना बड़ा रोल है कि दे आर बोथ डाउन द ड्रेन। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में मजाक से कहते हैं all countries have armies except 2 armies have countries, यानी पाकिस्तान और तुर्की। लेकिन तुर्की में भी अब द आर्मी हैज बीन सेंट बैक टू द बैरक्स, लेकिन पाकिस्तान और इजिप्ट में आप देखें अभी भी आर्मीज और मतलब इकोनॉमी पे 30 to 40% कंट्रोल है। एंड वो मॉडल आपके पास भी आने लग गया है। मतलब मैंने हर पाकिस्तानी शो पे ये कहता हूँ, मैं आपके शो पे भी कहता हूँ कि आपके ये जो हाफिज साहब जो आए हैं जनरल, इनसे कहें कि हमको बता दें अब आज उनकी नेटवर्थ क्या है, ताकि हम देखें रिटायरमेंट तक वो भाजपा जो थे आपके, उनका रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं। आई वुड लव टू नो। मतलब मैं इस बात पे जरूर नजर रखूंगा कि हाउ मच वेल्थ ही एक्यूमुलेट्स इन द नेक्स्ट 3 years, हाफिज और नो हाफिज। तो आपकी मिलिट्री जो एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपने इतना इन्वेस्ट किया, वो खुद इतना करप्ट टू द कोर है। सो हाउ विल द, यूं कहिए कि अगर आपकी दिल बीमार है तो फिर जिस्म कैसा बेहतर होगा। जी सर, आपने एक तो यूट्यूब की, सोशल मीडिया की बात की, बिल्कुल दुरुस्त की। इसलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब भी मैंने देखा है इंडियंस और पाकिस्तानीज को, वो शाउटिंग मैच ही होता है, कभी सीरियस गुफ्तगू नहीं होती। तो दूसरा सर, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए। एक तो मैं सर ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर का जो था ना, पाकिस्तान ने अक्टूबर में शुरू किया। सितंबर में जो किया था जी। वो था जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करना। और मैं यहाँ कई दफा ये अच्छा। मसला उठा चुका हूं, कई पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि भाई जूनागढ़ की एक्सेशन आपने सितंबर 15 को एक्सेप्ट कर ली, अंडर व्हाट लॉजिक? आपके साथ ना उनका बॉर्डर कंटिगुअस था, ना वहां की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी, और आपने इंडिया को यह मैसेज दे दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस विद यू, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू।
यानी इंडिया में ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि ठीक है यार, मुल्क बन गया जैसे भी बन गया, तो वी नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद इट। लेकिन हमने हैदराबाद इससे जूनागढ़ से वो आगाज कर दिया कि हम कोई अच्छी ताल्लुकात आपसे नहीं करना चाहते। और फिर सर कश्मीर का मसला आ गया, उस पर भी मैं कई दफा कोट कर चुका हूं। हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सिकंदर खान बलोच, उन्होंने खुद लिखा और नवाए वक्त में लिखा, विच इज द मोस्ट पेट्रियाटिक न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, कि हमने इतनी गलतियां की। और उन्होंने ये लिखा कि our tribal invasion was the biggest reason for Kashmir's accession to India। लेकिन सर हमारे यहाँ कोई कोई वो नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, सेल्फ क्रिटिसिज्म तो दूर की बात है। और हमें आज भी एहसास नहीं है कि हमने क्या गलतियां की। बड़े बड़े लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो ये बात नहीं करते कि वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट, अवर फॉरेन पॉलिसी नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट। और सर मुझे तो वो शेर याद आता है, जॉन एलिया एक हमारे शायर थे, एंड ही केम फ्रॉम यूपी बेसिकली। तो उन्होंने कहा था, मैं भी अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो सर उसके बाद जो है हमने ईस्ट पाकिस्तान वाला काम भी किया, और आज तक भी हम उसके इंतकाम के जज्बे के तहत ही काम कर रहे हैं कि हमने उनसे इंतकाम लेना है, इंडिया से, उसका, बजाय इसके कि हम अपोलोजाइज करें कि हमने आपसे बहुत ज्यादतियां की, एंड वी रियली सीक योर फॉरगिवनेस, प्लीज एक्सेप्ट अवर अपोलॉजी। तो आज तक भी हम तैयार नहीं हुए कि हम बांग्लादेश से अपोलोजाइज करें कि हमने आपसे ज्यादतियां की। एक आध दफा हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हाफ हार्टेड अपोलॉजी की है, भुट्टो साहब ने भी एक दफा कहा था सॉरी, लेकिन कोई प्रॉपर अपोलॉजी हमने बांग्लादेश को नहीं दी। तो सर आपने साउथ कोरिया की बात की, और मैं अर्ज करूं कि रशिया की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी है आज साउथ कोरिया की, और जी हाँ। तमिलनाडु का जीडीपी पाकिस्तान के जीडीपी से बड़ा है। तो सर क्या जी क्या आपकी जब बात होती है पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल एलीट से या मिलिट्री एलीट से, वॉशिंगटन में या किसी और जगह पे, तो क्या कहते हैं वो प्राइवेटली? देखिए, प्राइवेटली तो प्रॉब्लम ये है कि जब जब वो मुझसे एग्री करते हैं तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ उनके लिए, और जब वो डिसएग्री करते हैं मुझसे तो मैं इंडियन हो जाता हूँ। अब यू सो दे डिसमिस एवरीथिंग दैट आई से, जो उनको पसंद नहीं आती, बाय सेइंग कि यू आर। लेकिन पिछले 4-5 साल में व्हाट हैज हैपेंड इज के इंडियाज राइज एंड पाकिस्तान स्टैग्नेशन कहिए या डिक्लाइन इतना विजिबल हो गया है कि दे आर नॉट एबल टू डिनाई दैट रियलिटी। और खासतौर से डायस्पोरा की वजह से अगर आप देख लें, मैं लोगों को कहता हूँ हाफ सीरियसली हाफ मजाक से कि अगला इलेक्शन जो होगा अमेरिका में 2024 में, इट विल बी बिटवीन निक्की हेली एंड कमला हैरिस। So the first female president is going to be an Indian woman, Indian origin की, मतलब राइट। बट यहाँ तक तो आ गए ना। आप देखें, आप 5 मेंबर्स हो गए हैं कांग्रेस में, हर मेजर आईटी दुनिया की कंपनी के सीईओज इंडियंस हैं। वो तो छोड़ दें, आप कंपनीज को छोड़ दें, आप यूरोप के 3 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो देयर इज दिस राइज ऑफ इंडिया जो आपको नजर आ रहा है, and you can see the decline in Pakistan। और एक होप था कि इमरान खान will come and fix everything, करप्शन बढ़ गया, करप्शन खत्म कर देंगे, and nothing really happened। he has brought a different kind of corruption। मतलब तालिबानाइजेशन के वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने बढ़ा दिया the rate of तालिबानाइजेशन of Pakistan। so I have a feeling कि जो एलिट हैं, जो सीरियस हैं, वो बहुत डिप्रेशन में है, और जो डिनायल में हैं तो वो बस वही बिलावल भुट्टो की तरह, वो इंडिया कश्मीर, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बलूचिस्तान, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि व्हाई द वर्ल्ड डजंट रिकॉग्नाइज दैट इंडिया इज अ रियल टेररिस्ट कंट्री एंड नॉट पाकिस्तान, इस तरह की बातें करते हैं। बट देखिए, आई एज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हूँ, मैंने किताब भी लिखी है ऑन इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस, जिसमें तकरीबन 50 पेजेस द मदीना के ऊपर है। मैंने 3 बार वो किताब इमरान खान तक पहुंचाई है, पेजेस लगवा के, थ्रू माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स। आई डोंट, लेकिन उनके बयानात से मुझे साफ नजर आता है इज नेवर रेड इट। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि मेरी फिलॉसफी ये है कि गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा पर्पस होता है इज
to provide welfare and protection to its population, and then an opportunity for them to become to rise to their best. यानी हर बंदे को एक मौका बने कि वो अपनी अंदर जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करे। जब हर बंदा एक मुल्क में अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने लगता है तो वो मुल्क उड़ता है, लिटरली उड़ने लगता है। जैसे आप देखिए, आप, मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे मोहल्ले में एक 25-30 गुंडा किस्म के लड़के होते थे, और मेरे फादर ने मुझे 2-3 बार, लिटरली मुझे याद है मैं 12th ग्रेड में था, उन्होंने मुझे सड़क पे थप्पड़ मार दिया था उनके सामने। मैंने कहा था ना कि ये बदतमीज गुंडों के साथ तुम खड़े रह के बात मत करा करो, जाओ पढ़ो, पढ़ो और क्रिकेट खेलो, बस ये 2 चीजों की इजाजत थी मुझे। और बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग कि मैं यहाँ आया, यहाँ पे प्रोफेसर बन गया, बट वो लोग भी यहाँ आ गए। वहां पे वो कुछ नहीं करते थे, यहाँ पे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, गैस स्टेशन। तो व्हाट आई रियलाइज कि अमेरिका भी हमारे मोहल्ले के जो सबसे बेकार किस्म के लोग थे उनको भी गेव एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड ए वे टू ग्रो। समझ रहे हैं ना आप जी चौधरी साहब? जी जी तो आई थिंक ये ही मकसद होता है मुल्क का कि हर शख्स को अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढ ले और उसको वो उभरने का मौका दे, टू गिव पीपल the freedom to authentically develop। उसके बजाय आप ये जियो पॉलिटिक्स में हम ये कब्जा कर लेंगे, वो पुरानी जमाने की बादशाही के जमाने में मैं अपना किंगडम एक्सपैंड करूंगा, जिस तरह से औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करने में जाके वो डुबा दिया, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जितना आप एक्सपैंड करने जाते हैं उतने आप दुश्मनियां बढ़ने लगते हैं। आपके देखिए योर रिलेशंस विद, आप इतना इस्लाम करते हैं, आपकी इस्लाम दुनिया से, तो इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर देन पाकिस्तान with most of the key players in the Islamic world। So there are छोटे छोटे गलतियां भी बहुत हुए हैं, बड़े बड़े गलतियां तो philosophical approach of what the purpose of Pakistan is। और एक चीज जो मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनाह था कि उन्होंने जो हरकतें की हैं उसका नुकसान इंडियन मुस्लिम्स उठा रहे हैं। जो इंडिया में जो गुस्सा है बाज हिंदू तबका में अगेंस्ट इस्लाम, मुझे गालियां पड़ते हैं। आप देखिए, आपके पास भी आके ये मदरसा चाप, ये जिहादी प्रोफेसर, ये वो, मैंने कभी की? मैंने सारी जिंदगी बिन लादेन के खिलाफ लड़ी है, या 20 साल आप मेरे ऑपेड्स पढ़े जाकर, आई हैव फॉट अगेंस्ट दिस जिहादीज। लेकिन because there is so much anger against Pakistan for what happened in Kashmir, पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग किया, मुंबई में टेररिज्म किया, मुसलसिल सिलसिला ये चलते रहता है क्रॉस बॉर्डर। तो वो जो गुस्सा है वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए इट हैज बिकम, वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो चीज causes the biggest trouble and problem is पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का बात करने का लहजा and the way they treat। So Pakistan becoming a Muslim country was not a good thing for Muslims of that region। ना बांग्लादेशी मुसलमान खुश हैं आपके वजूद की वजह से, ना इंडियन मुसलमान खुश है आपके वजूद की वजह से। और आपके मुल्क में भी ना KPK में लोग खुश हैं, ना बलूचिस्तान में खुश है। आई डोंट नो अबाउट द सिंध। तो आखिर हु इज हैप्पी विद द क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान? अच्छा सर, आपने बड़े बड़े गहरे मसाइल की तरफ निशानदेही की। तो वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म उसका कुछ रवाज नहीं है। और हमें जो है ना नोबेल प्राइज मिलना चाहिए एक चीज में, और वो उसको उर्दू में कहते हैं मुनाजराबाजी। एंड द जी हाँ, क्लोजेस्ट डिबेट। क्लोजेस्ट वर्ड दैट कम्स टू माय माइंड इन इंग्लिश इज polemic। So we have excellent polemical skills. We can prove anything, we can disprove everything, you know। अब मसलन जी हाँ, 9/11 पे हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो ये कहती है कि ये यहूदियों की साजिश थी। इसी तरह 26/11 जो है मुंबई अटैक, उस पे हमारी ओवरवेलमिंग जो पॉपुलेशन है, या एटलीस्ट दोज हु मैटर, वो आपको यही बताएंगे कि जी ये इट वाज एन इनसाइड जॉब, ये इंडिया ने खुद किया था। इस तरह का हमारा एक माइंडसेट है कि हमने हर चीज को जो है वो अपनी जिम्मेदारी उसको नहीं महसूस करना, और ये कहना
पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज। वो एक जी परसिक्यूशन हाँ। कॉम्प्लेक्स है, एक नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड है। और हमारे बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी जो है दे आर इन देयर ओन कंफर्ट जोन। वो कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने की, क्यों हम इसको चैलेंज करें और अपने आप के लिए मुसीबत मोल लें। सो हमारे बड़े बड़े एम्बेसडर्स ये वो प्राइवेटली शायद वो को और बात करते हैं, लेकिन पब्लिकली जो है वो किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी मैं यूट्यूब पे मैंने इनवाइट किया तो कहते सॉरी, प्राइवेटली हम बात कर लेंगे लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकते। तो सर क्या क्या है आपके ख्याल में, फिर क्या है जब पाकिस्तानियों से जो रूलिंग एलीट के लोग हैं वहां वाशिंगटन डीसी में आपकी एम्बेसी में भी मुलाकात होती होगी लोगों से, और अमेरिकन जो हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, ये परसेप्शन के सारी दुनिया में लोग सुबह उठ के प्लान करते कि ओके व्हाट कैन वी डू टू हार्म पाकिस्तान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में लोग उठ के सोचते हैं कि आज हम किधर बम फोड़ें, किधर ये करें। देखिए, आप मैरियट होटल पे आप अलर्ट है, इस्लामाबाद इज अंडर अटैक। इस्लामाबाद पे अलर्ट है, आपके ही लोग आप पर हमला कर रहे हैं। इट इज नॉट इंडिया विच इज थ्रेटनिंग इस्लामाबाद, इट इज योर ओन पीपल। जो आपकी फौज ने जिन जिन जानवरों को पैदा किया और पाला है वही हमला करने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि not so much in the US, but UK में there is still a soft corner for Pakistan as a country. Pakistan as a country has not registered in America. जैसा कि इंडिया रजिस्टर हो गई है, people recognize India, और दूसरे ममालिक हैं जैसा इजराइल है, बरतानिया है वगैरह। The public has special relationship. पाकिस्तान के साथ ऐसा like they don't talk about Pakistan as a special entity that they recognize, जिस तरह बरतानिया में recognize होता है। लेकिन एक मौका था जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो ओबामा के रूममेट वाज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। वो बात करते थे कि मैंने कीमा आलू उनसे बनाना सीखा और समथिंग लाइक दैट। So at that time we had a president who used to pronounce Pakistan more accurately than others. But the thing is कि अचीवमेंट मुल्क का भी होना चाहिए, अचीवमेंट डायस्पोरा का भी होना चाहिए। तो पाकिस्तानी डायस्पोरा इज डूइंग रीजनेबली वेल, बट ऐसा कोई मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ वो है जो आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया रिकग्नाइज कर सकते हैं। जिस तरह से इंडिया के सीईओ, आपको पता है 33% ऑफ इंजीनियर्स इन सिलिकॉन वैली आर फ्रॉम इंडिया। यानी अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री में 1 out of 3 इंजीनियर्स इज फ्रॉम इंडिया। सीईओज को छोड़ दें, सीईओज ले लें, फोर्ब्स 500 को ले लें तो कहते हैं कि नियरली 15 to 20% of the CEOs are from India, and not just in tech and non-tech areas में भी इंडियन सीईओज आ गए हैं। इंडिया में बॉलीवुड का सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। आपको पता है मेरे घर से दूर सबसे बड़ा थिएटर कॉम्प्लेक्स इस हमारे स्टेट का मेरे घर से 1 मील दूर है। वहाँ पे तेलुगु फिल्म्स, उर्दू फिल्म्स, हिंदी फिल्म सब चलते हैं ऑन द सेम डे। सो एंड द पीपल आर नॉट जस्ट इंडियंस। मेरा एक कॉलीग है, प्रोफेसर गोरा है, वो तेलुगु फिल्में उसको नशा चढ़ गया लगता है। हर तेलुगु फिल्म देखता है वो, उसको तेलुगु समझ में ही नहीं आती है बट ही वॉचेज इट सबटाइटल्स के साथ। सो इंडिया एज ए कल्चर, एज ए सिविलाइजेशन फैसिनेट करने लग गया है दुनिया को। प्लस इंडियंस आर राइजिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में जब बात आती है बिन लादेन, वो फाउंड इन अबटाबाद उसके बाद खालिद शेख मोहम्मद फाउंड इन कराची। तालिबान के लिए कौन एडवोकेट करते हैं? आपकी लोग। इनफैक्ट मैं इतना बेजार हो गया था इमरान खान की बातों से, तो आई यूज्ड टू से कि इमरान खान शुड रियलाइज दैट ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट अ पब्लिसिटी मैनेजर फॉर द तालिबान। वो तालिबान के लिए रिकग्निशन के लिए ओआईसी की भी कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी, अभी तक दुनिया में किसी मुल्क ने रिकग्नाइज नहीं किया। तो एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो एक टेररिज्म के साथ ये ताल्लुक है, नॉट जस्ट टेररिज्म इन इंडिया बट टेररिज्म इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये खासतौर से ये जो अलकायदा के सारे बंदे आपके पास मिले। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि पिछले 20-30 साल में जो इस्लामिक टेररिज्म का जो धूम मची है वेस्ट में, खासतौर से पेरिस में बमबारी, लंदन में बमबारी, साइमल्टेनियसली इंडिया में बमबारी, तो एक किस्म से वो नेगेटिव, हालांकि अलकायदा, आईसिस वगैरह हैड नथिंग टू डू विद पाकिस्तान दैट मच, स्पेशली आईसिस, बिकॉज वो इस्लामिक टेररिज्म के अंडर आ रहे थे। द वे द वेस्टर्न मीडिया वाज टॉकिंग अबाउट इट, उसका भी नेगेटिव थिंग पाकिस्तान के ऊपर रब्ड ऑफ सम ऑफ इट, राइट।
तो वो कहते हैं ना कि खाया ना पिया ग्लास फोड़ा वाला बात हो गया। Like you had a problem and that problem is escalated not because of you but because of other sources. So एक तो ये इमेज प्रॉब्लम है। So once that you solve that image problem, करप्शन का भी इतना परसेप्शन स्ट्रांग हो गया है कि मतलब इट इज सच ए स्ट्रेंज थिंग। आपको पता है अगले पिछले महीने में आपके जो करंट प्राइम मिनिस्टर है शहाब शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, he was in a court where he was accused of stealing money from aid, जो इंग्लैंड से एड गई। तो एक्चुअली लंदन जाके वो कोर्ट में बैठे, मैंने वीडियो देखी है उसकी ट्विटर पर। आई वाज लाइक स्टन के मतलब उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी नहीं दिए। मतलब द ब्रिटिश कोर्ट डिड नॉट extend the courtesy to Pakistan saying ke we want to interrogate Shehbaz Sharif but we'll wait and when he's not the prime minister of Pakistan. They didn't care। मतलब एक दूसरे सॉवरेन स्टेट के लीडर को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। So all of this is rubbing off on the country, right? It saps your confidence। अगर आप पाकिस्तानी हैं, you are watching the news, how will you feel proud of your government or your leadership अगर आप लीडर इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है इंटरनेशनली। मैं देखता हूँ इंडियंस इतने खुश हो जाते हैं जब बाइडन आके नरेंद्र मोदी को गले से लगाते हैं वगैरह। So I think you have multiple problems। Pakistan should try and minimize its external problems and deal with its internal challenges। That should be the first step going forward। वो सुलह करें। एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए, वो जाएं दिल्ली, भेजे किसी समझदार आदमी को। ये बिलावल भुट्टो से नहीं होने वाली बात है। इज एन इडियट। वो अपना जॉब करने के बजाय कॉन्स्टेंटली वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑडिशन कर रहे हैं मुझे लगता। He thinks and he's competing with Imran Khan in his head in terms of rhetoric। You need to send कोई, मुझे I can't even think of कोई संजीदा शख्स to go to Delhi and say देखो हम आपको ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, आप भी जाएं, आपके 5-10 बंदे हमारे जनरल के साथ रहें। वी विल make sure there is nothing happening on the border on LOC। Please help us fight the Taliban, not just in terms of terrorism but also internationally। इंटरनेशनल फोरम से अब इतनी इंडिया की इज्जत बढ़ गई है कि इंडिया कैन बी ए मेजर एलाई फॉर पाकिस्तान एट द IMF, एट द वर्ल्ड बैंक। इंडिया ने अभी पता है आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को एक्सटेंड किया हुआ है। India is financially capable of now even helping Pakistan in this crisis। आप जाएं, सुलह करें, आपके पड़ोसी हैं, and then deal with the problem। Pakistan and India have a common threat now of extremism coming out of Afghanistan। And if they you know एक joint counter terrorism task force अगर आप imagine कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की, it will bring the two nations close। But you have to end this rhetoric कि हम कश्मीर ले लेंगे। मेरी एक बार एक यहाँ पे पाकिस्तानी स्कॉलर है अकबर अहमद कहकर, तो वो बता रहे थे मुझे कि 71 की जंग शुरू होने से पहले वो जनरल नियाजी के साथ, ही वाज इन बांग्लादेश, ही हैड ब्रेकफास्ट विद जनरल नियाजी, जिन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह अगला जुमा मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ूंगा। इस तरह की बातें करना छोड़ दें। एंड यू नो अबाउट कश्मीर एंड अबाउट अदर टेरिटरीज हम इंडिया से बदला लेंगे। आई थिंक पाकिस्तान नीड्स इंडिया। एंड मैं आपको साफ कह दूंगा कि आपको अगर दुनिया में 2 मुल्क हैं हु माइट जेन्युइनली हेल्प यू आउट, ये 2 हैं, इंडिया और पाकिस्तान might help you because it also benefits them and इंडिया their एंड interests। US, यूएस। इंडिया एंड US are the only two। देखिए सबसे पहले US आया आपकी मदद के लिए, चाइना नहीं है after the floods। So the US and India can both help you, will be willing to help you because it also is good for them and they will help you। But Pakistan has to complete, जैसा आपने कहा कि it has to have a profound paradigm shift and not at the level of 1 or 2 leaders। It has to be at the level of the elite। कि पैराडाइम शिफ्ट अगर आपने कर दिया कि दुश्मनी से दोस्ती करनी है, देन फजूल बकवास भी बंद हो जानी चाहिए एट एवरी लेवल। यू नो, या आप दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गाली नहीं दे सकते। जी, अभी आपने बिलावल की बात की, जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी और हालात को इतना खराब कर दिया। तो भुट्टो साहब, इनके जो नाना थे, उनका भी मुझे याद है, उन्होंने भी आपको पता है कि 1000 साल की जंग का ऐलान किया था इंडिया के खिलाफ। यू नो, as if Pakistan was created to have a perpetual state of war with India।
and not to improve the life of its citizens. और सर उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक एक्सटर्मिनेशन की कैंपेन जारी है, एंड दिस इज व्हाट ही सेड इन 1968. अच्छा सर, खालिद शेख मोहम्मद जो थे वो ही वाज अरेस्टेड इन रावलपिंडी, और बिन लादेन जो थे जी वो एबटाबाद में मारे गए. और मैं आपको डिनायल की एक एग्जांपल दूं कि हमारी इवन एलीट जो है वो किस तरह डिनायल में रहती है. जनरल असलम बेग, अ फॉर्मर आर्मी चीफ, उन्होंने बयान दिया कि जी उसामा बिन लादेन was not killed in Abbottabad, he was not there, वो तो उससे बहुत साल पहले जो है वो मारा गया था. तो मैंने एक जर्नलिस्ट से पूछा, मैंने कहा जी बेग साहब ये कह रहे हैं, कहते हैं जी उनसे पे पूछें कि भाई जब वो मारा गया था तो उस वक्त आपने कोई अनाउंसमेंट की थी कि आज मेरी इंटेलिजेंस में मेरी इंफॉर्मेशन है कि आज वो मारा गया या कल मारा गया और उसकी कब्र फलां जगह पे है. तो मतलब इतने सीनियर लेवल के लोग जो हैं वो भी ये कहते हैं कि हर चीज को डिनाई कर दो, उसको एक कंस्पिरेसी बना दो, तो इस तरह से जो है हमारे मसाइल हल हो जाएंगे. तो हमारे सर एक एक जर्नलिस्ट थे, एमबी नकवी, उन्होंने ये लिखा जी 88 में हेरल्ड में कि भाई 66 में हमने जंग करके देख ली, कश्मीर हम हासिल नहीं कर सके, उसके बाद हमें चाहिए था कि हम ये कहते भाई इनफ इज इनफ, लेट्स मूव ऑन. लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो ये बात कर सकते, इसलिए दे बिकेम अ विक्टिम ऑफ देयर ओन ओन रेटरिक. कि आप जब इतना जी सिंपलिस्टिक नोशन अवाम को बताएंगे कि भाई हम हक पर हैं और इंडिया जो है वो बिल्कुल गलत है, वो बातिल कुव्वत है, तो फिर अवाम को अब कैसे सेल करेंगे कि भाई अब हम सुलह करने लगे हैं. और सर हमारे आपको पता है कि तकरीबन 2.5 करोड़ 25 मिलियन ऑफ अवर चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल. तो इस तरह की यानी अब देखिए कि इवन नाइजेरिया जो है वो पोलियो से निकल गया है. वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम पोलियो. इस वक्त दो मुल्क हैं दुनिया के जहां पोलियो पाया जाता है, वन इज अफगानिस्तान, द अदर इज पाकिस्तान. तो हमें अब तरह से किया वो जाए कि भाई लोग जो हैं, हमारी जो एलीट है, उसको किस तरह से ये एहसास होगा कि यार हम किस बंद गली में आ गए हैं, अब इससे कैसे निकले हम. सर एक चीज तो ये है कि देर इज, मिसाल के तौर पे ये जो भुट्टो का आपने स्टेटमेंट जो पढ़ा ना कि वी आर एट वॉर, 1000 year वॉर, तो जब मैंने पहली बार वो सुना था, मुझे याद है जॉन एस्पोजिटो की क्लास में किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बात कही थी, तो मैं बहुत जोर से हंस पड़ा. तो प्रोफेसर ने कहा, व्हाई यू लाफिंग मुख्तदर? आई सेड इवन एट दैट टाइम ही रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट विन फॉर 1000 years, इसलिए तो जंग लड़ रहे हैं कि 1000 साल भी लग जाए तो वो नहीं जीतेंगे इंडिया से. दैट्स व्हाई ही थॉट, वरना कहते कि हम अगली जंग में जीत जाएंगे, देन व्हाई डू यू नीड टू फाइट फॉर 1000 years? तो एक एक अजीब सी, इट्स लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, कि आप अपने आप को क्रिटिकल देखिए. इस्लामिक लिटरेचर में एक लफ्ज है कॉल्ड मुराकबा, जिसमें यू स्पेंड एट द एंड ऑफ द डे यू लुक बैक एंड से कि मैंने जो चीजें कही क्या ये सही चीज थी, राइट? तो दैट काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज नहीं, हर चीज का कंस्पिरेसी थ्योरी, हर चीज की कंस्पिरेसी थ्योरी. यहाँ पर पढ़े लिखे, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दिस अ प्रॉब्लम विद इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो. मैं एक ग्रुप में जिसमें 450 इंजीनियर्स है, उसमें ये वीडियो लगाई जहाँ पे तालिबान वाटर कैनन से लड़कियों को मार रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एजुकेशन. एक तो एक, इट इज द ओनली कंट्री ऑन अर्थ जहां पर औरतें अब कॉलेज नहीं जा सकती. ये मुस्लिम कंट्री है, सपोजिटली शरिया. तो उसके डिफेंस में पढ़े लिखे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मुझे कह रहे हैं कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट अमेरिका इन्वेडेड अफगानिस्तान में? बोला अगर वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते तो वो होती नहीं जंग. तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी दे रही, नो अमेरिका वेंट देयर टू गेट प्रेशियस अर्थ मेटल्स. मैं बोला ठीक है, कहाँ है वो अर्थ मेटल्स? मिल गए अफगानिस्तान से. अगर भाई हम खरीद लेते, इट वुड कॉस्ट अस लेस देन $2 trillion ऑफ वॉर. या ये पढ़े लिखे इंजीनियर्स की अक्ल में बात नहीं आती कि हमको रिसोर्सेज खरीदना आर इजियर देन टू गो टू वॉर, गेट आवर पीपल किल्ड. तो अब आ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोग इतने बेवकूफ हैं तो फिर एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करके क्या फायदा है, बिकॉज यू जी गोइंग टू बी so we need to have a kind of education जहां पर
क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत इंडिया में इंडिया गॉट लकी बिकॉज इंडिया के कल्चर में डॉगमेटिज्म नहीं है। क्योंकि डॉगमेटिज्म नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास भी नहीं सिखाई जाती उतना स्कूल्स वगैरह में, बट उसकी उतनी जरूरत नहीं है कि पीपल आर नॉट डॉगमेटिक। लेकिन हमारे पास तो डॉगमा सिखाया जाता है ना रिलीजियसली, तो इसलिए इट इज फार मोर नेसेसरी के मुस्लिम सोसाइटीज में बचपन से ही क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया जाए। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग सिखाया जाए तो फिर आपकी लड़कियां सवाल उठाना शुरू कर देंगी, आपके लोग, फिर आपका जो दकियानूसी कॉन्सेप्ट है आपके रिलीजन का, यू कांट इम्पोज दैट। सो सो दे आर डूइंग डिससर्विस नॉट ओनली टू सोसाइटी, लेकिन मजहब को भी डिससर्विस कर रहे हैं। मजहब का इमेज तबाह कर दिया इस सेंचुरी में मुसलमानों ने। मतलब इस्लाम को जितना मुसलमानों ने बदनाम किया है, कोई इस्लामोफोबिक एंटिटी ने नहीं किया। जी सर। अब देखिए भुट्टो साहब जो थे कितने पढ़े लिखे आदमी थे, बर्कले से, ऑक्सफोर्ड से, फिर उन्होंने लंदन से वो किया, बैरिस्ट्री की, और उन्होंने किस तरह की रेटरिक दी, कौम को किस तरफ लगाया, किसी कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ नहीं लगाया, और वही जो है एंटी इंडियन रेटरिक पे उन्होंने रखा। और आपको याद है कि वो ओरियाना फलाची को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले, जिसमें इंदिरा गांधी पे बहुत ही एक अनसिविल किस्म की क्रिटिसिज्म की, और फिर अपने एम्बेसडर्स को भगाया ओरियाना फलाची के पीछे के जाओ उसको कहो कि वो जो रिमार्क्स है ना मेरे वजीर आजम इंदिरा गांधी के बारे में वो डिलीट कर दे। सो इस तरह के हमारे लीडर्स हैं सर। और जदीद तालीम का जो खौफ है ना जी मुसलमानों को, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, उसमें तो सर हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। मसला अकबर अलाहाबादी कितना मजाक उड़ाते थे जदीद तालीम का। इसी तरह सर इवन जी हाँ। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, जो उसका मफहूम ये है कि हम तो समझे थे कि तालीम से प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमें क्या पता था कि उसके साथ एथियज्म भी चला आएगा, इल्हाद भी चला आएगा। अच्छा सर, हमारे यहाँ इंडिया के साथ जो लोग अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो दो तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। एक तो ये कि जी इंडिया अखंड भारत जी चाहता है। अच्छा, उनको जब बताया जाए जी कि भाई इवन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने ये बात की कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं हैं री एमेलगमेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड मोर रिसेंटली नरेंद्र मोदी सेड द सेम थिंग। उनसे सर शाहिद सिद्दीकी साहब हैं एक जी दिल्ली हाँ। के जर्नलिस्ट, उन्होंने ये सवाल किया था। तो उन्होंने कहा भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन एनेक्सिंग एनी टेरिटरी, आई एम हैप्पी विद प्रेजेंट डे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। अच्छा सर, दूसरा जो है ना आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि इंडिया ने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। उनको बताएं कि यार एम्बेसी है उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसी वहां है, तो दिल से तस्लीम करना क्या होता है, क्या किसी ने दिल चीर के देखा है। और फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये होता है कि हिजेमनी चाहता है इंडिया, और वो चौधराहट चाहता है, अपनी बालादस्ती चाहता है। आप चूंकि प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो ये हिजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की हिजेमनी कबूल कर ली थी 60s में, और क्या आज पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द हिजेमनी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बांग्लादेश जो है ना, जब उनको बताया जाए कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उनका फौरन ये आर्गुमेंट होता है कि बांग्लादेश इज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट हैज बिकम ए कॉलोनी ऑफ इंडिया। तो इन आर्गुमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आई मीन आपने कई सवाल उसमें है, मैं रिवर्स जाता हूँ कि बांग्लादेश इज नॉट ओनली एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बांग्लादेश इज डूइंग फिनोमिनली वेल। उसका जीडीपी देख लें आप, ग्रोथ रेट अभी सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम साउथ एशिया में उसी का है। इट इज़ डूइंग इवन बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ग्रोथ रेट्स वगैरह, इट्स डूइंग फिनोमिनली वेल। और बांग्लादेश एक वाहिद मुल्क है जिसके साथ इंडिया हैज़ रिजॉल्व इट्स बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, सो ये बांग्लादेश की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं चाइना से इन बांग्लादेश, एंड जिस तरह से इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कि वेदर बांग्लादेश इज फुली अलाइन विद इंडिया या चाइना, इफ यू लुक एट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो इट शोज कि इट इज़ अ कंट्री विद ट्रेमेंडस ऑटोनॉमी। और जहाँ तक कि हेजेमनी का सवाल है, आपको पता है उर्दू में एक लफ्ज़ है कॉल्ड मजाजी खुदा, जो शोहर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपनी सारी ज़िंदगी में 2 मजाजी खुदा रहे हैं उसके। एक
अमेरिका, उसके बाद चाइना और एक सऊदी अरब। यानी पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द टू ए ग्रेट एक्सटेंट द रिलीजियस हेजेमनी ऑफ सऊदी अरेबिया ऑल्सो। उसके पैसे, उसकी एज वगैरह, आपको याद है इमरान खान महातिर मोहम्मद और अर्दोगान के साथ मिलकर एक बड़ा एंटी इस्लामोफोबिया प्रोजेक्ट थे। फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी मलेशिया में, जब सऊदी अरेबिया ने कहा मत जाओ तो वो बेसिकली अर्दोगान और महातिर को धोखा दे दिया। ही डिड नॉट शो अप इन द कॉन्फ्रेंस एट मलेशिया, अगर आपको याद है, दिस वाज व्हाइल ही जी, वाज प्राइम मिनिस्टर। आई So रिमेम्बर। Pakistan, accepted the hegemony of both Saudi Arabia and the US, and now Iran, of China. देखिए, hegemony is समथिंग जो हमेशा से रही है। मगर आपको याद है, अगर आप, मैं बाबरनामा पढ़ रहा था, तो बाबरनामा तो ईरान की जो उज़्बेक, ईरान के पास जो उज़्बेक जो ट्राइब्स थे, उनकी हेजेमनी से, रीजनल हेजेमनी से वो कितने परेशान हो गए थे। So there was always regional hegemony, Ottomans की रही है। So the global politics is such that the power vacuum रह ही नहीं सकता। अलेक्जेंडर भी आ गए थे इंडिया तक। So there are powers that will project power worldwide because it suits their interests. सवाल ये उठता है about India's hegemony is Indian hegemony going to be good for the region or not? If India's hegemony is going to be good for the region, then why not? अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेश पर इंडिया की हेजेमनी है, तो आप कंपेयर करके देखें बांग्लादेश और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, और देखें किसकी डोमिनेशन हैज बीन बेटर। हैज बांग्लादेश फ्लरिश्ड? यस। क्या बांग्लादेश की ग्रोथ को इंडिया ने स्टंट किया? नहीं। क्या बांग्लादेश को लूटने की कोशिश की, कर्जों के तौर डेट डिप्लोमेसी में फंसाया? नहीं। इंडिया हैज हेल्प बांग्लादेश इन वॉट एवर वेज इट कैन। अगर आप चाइना को और पाकिस्तान की रिलेशनशिप, कॉलोनाइज तो आप हैं भाई, आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहाँ बच्चे पैदा करने चाइना में। आपने पढ़ा होगा कि चाइनीज मर्द आ रहे हैं, शादी करके लेके जा रहे हैं, फिर बच्चे पैदा करके वापस भेज दे रहे हैं। दे आर एक्सप्लॉइटिंग यू एट सच ए बेसिक लेवल। तो चाइना से आपका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सो यू कैन आर्ग्यू कि इंडिया हैज बीन, as far as Bangladesh is concerned, India has been a benevolent hegemon as compared to China's hegemony, which is extractive। मतलब वो extract कर रहा है आपके पास से resources, India invest कर रहा है उनमें resources। So I think कि अगर आप इंडिया से नफरत के लेंसेज के थ्रू देखते रहेंगे, then it is neither good for you nor good for India। दूसरी चीज ये है कि इंडिया का गेम चेंज हो गया है। नाउ इंडिया इज प्लेइंग एट अ हायर लेवल। इंडिया इज has aspirations for a global influence. They want to become the voice of the global South. Abhi India finished its tenure as the president of the UN Security Council। 2023 में India has the presidency of SCO, presidency of G20। SCO में तो पाकिस्तान भी अंडर आ जाता है इंडिया की लीडरशिप की। सो इंडिया इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ए लीडरशिप विच इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, जो ग्लोबल साउथ को अपील करता है, G77 को, जिसका हिस्सा एक पाकिस्तान भी है। सो G20 में जो पाकिस्तान इज नॉट इनवाइटेड, इंडिया विल बी स्पीकिंग फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। दैट इज व्हाट दे क्लेम, राइट? सो आई हैव अ फीलिंग के इट इज ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के ये जो पाकिस्तान के साथ जो रीजनल झपड़े हैं उसको खत्म करे। इफ इंडिया सीक्स ग्लोबल डोमिनेशन, इट कैन नॉट हैव रीजनल इनसिक्योरिटी इंडिया के लिए। सो इट इज ऑल्सो इन इंडियाज इंटरेस्ट टू एंड दिस चैप्टर ऑफ हॉस्टिलिटी। आई डोंट थिंक इंडिया थिंक्स ऑफ ए लाइफ लॉन्ग वॉर। और दूसरी चीज ये है, अखंड भारत की जो बात करते हैं वो सिर्फ वो लोग करते हैं जो इस्लामोफोबिक हैं इन सम वेज, और वो नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश के 130-150 मिलियन मुसलमान, पाकिस्तान के 200 मिलियन, ईरान के 80 मिलियन, अफगानिस्तान के अगर आप ऐड कर लें तो इंडिया विल बिकम डेफिनेटली ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। अखंड भारत में ज्यादा मुसलमान हैं। अगर आप इंडिया को देख लें, इंडिया के अतराफ मुसलमान हैं। नॉर्थ में जिनजियांग है, वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में बांग्लादेश है, साउथ में मालदीव्स हैं। ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। सो अखंड भारत इज लाइक 50% हिंदू, 50% मुस्लिम। आई एम नॉट श्योर, वो बगैर सोचे बोलने वाले बातें हैं। वो जैसा वो
वो गजवे हिंद वाले बात नहीं करते हैं आपके पास यूट्यूब चैनल्स पे कभी, तो उस तरह के लोग हैं, दे शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। मोदी ने साफ हंस के कहा था, मुझे याद है वो जब उनसे पूछा गया था, ही वाज क्वाइट अम्यूज्ड बाय द क्वेश्चन ना, कि आई मीन ही वाज थिंकिंग कि मैं और 250 मिलियन ऐड कर लूं मुसलमान, मुझे वोट नहीं डालेंगे, ये सब कांग्रेस को वोट डाल देंगे, फिर कहाँ गई बीजेपी की हुकूमत। दे डोंट वांट एन अखंड भारत। बेकार बातें हैं। अखंड भारत इज अ कोड वर्ड फॉर सेइंग कि एक दिन हम पीओके ले लेंगे। दैट इज व्हाट दे मीन। एंड जैसे अखंड भारत जो आरएसएस के लीडर ने कहा कि 10-15 साल में आ जाएंगे, इज नॉट टॉकिंग अबाउट ईरान और अफगानिस्तान, ही इज टॉकिंग अबाउट पीओके। दैट्स राइट।